सबों को नमस्कार। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में टॉपिक है रोल ऑफ टीचर्स एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन क्लासरूम। सीबीएसई के इन हाउस ट्रेनिंग है तो हम लोग यहां आज उपस्थित है। अब विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज यह जानेंगे कि किस प्रकार क्लासरूम के अंदर हमें अपने क्रियाकलाप से भैया बहनों को प्रभावित करना है, अपने विचारों के अनुकूल बनाना है। तो इसके लिए कुछ यहां अहर्ताएं हैं। उन अहर्ताओं के आधार पर हम लोग एक एक करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार शिक्षक का दायित्व क्या है। रोल ऑफ टीचर्स एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन क्लासरूम। कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका और दायित्व, ये विषय है। स्वामी विवेकानंद के कथनानुसार सच्चा गुरु वह है जो तुरंत छात्रों के स्तर तक उतर आए तथा अपनी आत्मा को उनकी आत्मा में स्थानांतरित कर सके, उनके नेत्रों से देख सके, उनके कानों से सुन सके तथा उनके मन से समझ सके। ऐसा ही अध्यापक वास्तव में पढ़ा सकता है और कोई नहीं। यानी कहने का स्वामी जी का विचार था कि हमें एक आदर्श उपस्थित करना है, तभी हम एक आचार्य बन सकते हैं, तभी हम एक अध्यापक बन सकते हैं, तभी हम एक शिक्षक बन सकते हैं। हमको सबों के नेत्रों से देखना है, सबों के कानों से सुनना है और उनके मन से समझ कर और उनके विचारों को जानकर हमें उस तरह का क्रियाकलाप कक्षा कक्ष में प्रदर्शित करना है। अब है शिक्षक, ऐसा व्यक्तित्व जो स्वयं ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त कर अज्ञानता का नाश करते हुए ज्ञान का प्रकाश कर दूसरों को प्रभावशाली, ज्ञानवान और सुखी बना सके। शिक्षण करोति यह सह शिक्षक, अर्थात जो सीखने सिखाने का कार्य करता है वास्तव में वही शिक्षक है। शिक्षक बनने के लिए हमें अपने आप को परम शक्तिशाली ज्ञान के आधार पर, शक्ति के आधार पर नहीं, जिसके लिए यहां पर नियामक सिद्धांत हैं कि हम उन्हें आचार्य, उपाध्याय, उपदेशक, गुरु आदि शब्दों का हम उनके लिए प्रयोग करते हैं। अब शिक्षक की भूमिका क्या है, क्या है शिक्षक और उसकी भूमिका क्या होती है, इस संबंध में भी हमें यह जानना पड़ेगा, हमें यह समझना पड़ेगा। केवल जाकर के हम सैद्धांतिक ज्ञान कक्षा कक्ष में दे दें, कक्षा कक्ष में जो बैठे हुए हमारे भैया बहन हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, यदि वह हमारी बातों का कोई अनुसरण नहीं कर रहा है तो हमारा जो शिक्षण पद्धति है निश्चित रूप से इसको मान लेना पड़ेगा कि वह गलत है। शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त कराने के लिए शिक्षक ही वह सक्षम धुरी है जिसके इर्द गिर्द पूरा तंत्र संचालित होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, शिक्षक साधारण नहीं होता,
कभी कभी हम अपने आप को लाचार समझने लगते हैं, अपनी विवशता प्रकट करने लगते हैं कि हमने तो पूरी शक्ति लगाई, परंतु हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए, जब तक कि हमारे द्वारा जो मार्ग सुझाया गया है हमारे भैया बहनों को, समाज को। आप जानते हैं विद्यालय क्या होता है? समाज का आईना होता है। शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। अतः एक शिक्षक की भूमिका समाज को बना भी सकती है और उसका विनाश भी कर सकती है। चाणक्य को तो हम लोग सभी जानते हैं। उन्होंने जब संकल्प लिया कि हमें क्या करना है, उन्होंने वह कर दिखाया। उन्होंने अपने आप को उस रूप में प्रतिष्ठित किया और जो उनके मन में विचार था, जो समाज के लिए उपयोगी था, जो मानव मात्र के लिए उपयोगी था, वही कार्य उन्होंने किया। आपसे भी समाज की यही अपेक्षा है कि आप भी उनके पथ प्रदर्शक बने। शिक्षक वह पथ प्रदर्शक होता है जो केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। अब है शिक्षक का अहम उत्तरदायित्व। पहला है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को प्रेरणादायी बनाना या प्रेरणादायी वातावरण में सिंचित करना, जहां कदम कदम पर, जैसे आज आपने देखा अपने विद्यालय में एक परंपरा की शुरुआत हुई है, बैठ करके भोजन करना, सामूहिक भोजन करना। उसके बाद किशोर भारती, बाल भारती, शिशु भारती, तरुण भारती, एक के विचारों से दूसरे को अवगत कराना, सामूहिक चर्चा करना। तो व्यक्तित्व ऐसे ही व्यक्ति का निखरता है। ऐसी ही बातों से प्रेरणा पाकर के वह वातावरण भी सुंदर बनता है, जहां हम ऐसी बातों को रखकर और एक सुंदर वातावरण, एक सुंदर समाज और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। रटने की प्रथा का उन्मूलन कर अवधारणात्मक अधिगम की ओर ले जाना। पहले क्या कहा जाता था कि भाई पहाड़ा है रट लो, एबीसीडी रट लो, डिक्शनरी के कुछ शब्द रट लो, कुछ ऐसे उदाहरण रट लो जिसको कि समय समय पर तुम उपयोग करते रहो। परंतु अब ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब आपको इस प्रकार की शिक्षा देनी है भैया बहनों को, छात्र छात्राओं को, कि वह करके सीखे। शिक्षक को विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए उन्हें विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद है आकलन को लचीला बनाना तथा उसे कक्षा कक्ष के जीवन से एकीकृत करना। मैंने पहले ही आपको कहा कि आपको विद्यार्थी के कान से सुनना है, उसकी आंखों से देखना है, उसकी शक्ति को पहचानना है। ऐसा कोई कार्य हमारे द्वारा नहीं हो जो भैया बहनों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए कठिन हो, जो आपके मार्गदर्शन की कदम कदम पर उन्हें आवश्यकता है। तो आकलन को लचीला बनाना, किस रूप में भैया बहनों का आप आकलन कर रहे हैं, उसे कक्षा कक्ष के जीवन से एकीकृत करना। उसके बाद है जीवन पर्यंत सीखने की नींव रखना। कभी कभी हमारे मन में यह विचार कौंध जाता है कि हमने तो अपना संपूर्ण कार्य कर दिया, हमने अपना सिलेबस पूरा कर दिया, अब हमारी कोई आवश्यकता भैया बहनों को नहीं है। आपने अपना काम किया, अब आकलन आपको करना है कि आपके द्वारा जो किया गया कार्य था, क्या भैया बहनों तक उसकी सूचना पहुंची, क्या समग्र रूप से भैया बहनों ने उसको अंगीकृत किया। विद्यार्थियों की क्षमता को सशक्त बनाने के लिए उन्हें सक्रिय करना। कैसे होगा सक्रिय? आज आपने देखा आपके द्वारा कहे गए वाक्य, आज ही मैंने देखा कि भैया बहनों ने, जो भैया कभी मुंह नहीं खोलते थे, उन्होंने उन सारी बातों का भी वर्णन किया जो आज की सभा के लिए, शिशु सभा, किशोर सभा, कन्या सभा के लिए
बहुत उपयोगी था। इस प्रकार शिक्षक की भूमिका उपदेशक, प्रेरक, पथ प्रदर्शक, रक्षक, सिखाने वाला, संकलनकर्ता, शोधकर्ता एवं मूल्यांकनकर्ता के रूप में होता है। अब शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं? शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं। हम अपने आप को कभी छोटा नहीं समझें। ये भूल हम कभी ना करें कि हमारा पद क्या है, हमारी क्या उपयोगिता है, हम किस तरह के काम करेंगे, ये कभी मत सोचे। आप बड़ा काम कर रहे हैं, तभी तो शिक्षक के गुण का पहला चरण है कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं। राष्ट्र का भविष्य आप तय करते हैं और राष्ट्र के लिए सुयोग्य नागरिक भी तैयार आप ही करते हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके सुझाए गए मार्ग का वह वर्ण करे और उस पर चलकर राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बनाए। अपने ज्ञान, अनुभव, चरित्र और गुणों से उन्हें छात्रों को प्रेरणा देनी है। शिक्षक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है, जो कुछ इस प्रकार है। उन्हें ईमानदार होना चाहिए, उनके अंदर में नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, उन्हें धैर्यवान होना चाहिए, उन्हें यह समझना चाहिए कि अभिभावक क्या चाहता है, उनको भी व्यवस्थित करने का दायित्व तो आपके पास है। अपनी सोच के बल पर, अपने आकलन के बल पर और अपने अनुभव के बल पर आपको अभिभावकों को व्यवस्थित करना है। उसके बाद बाल मनोविज्ञान की परख होनी चाहिए आपको। बाल मनोविज्ञान के आप एक सहज चितेरे बनकर के उभरे हैं। शिक्षक का कार्य कोई वेतन भोगी कर्मचारी हम नहीं हैं। हम एक राष्ट्र निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। समाज में हमारा मान सम्मान है। प्रभावी ढंग से बात करने वाला ही शिक्षक हो सकता है। ढोलमुल नीति अपनाने वाला, यह भी सही है, वह भी सही है, अगर इस तरह का भाव हमारे मन में है तो बिल्कुल आप गलत राह पर चल रहे हैं। उसके बाद भावनात्मक बुद्धिमान। अपनी भावना को कभी आप मिटने मत दीजिए। आपने जो सोचा है समाज के लिए कितना उपयोगी है, आपने संपूर्ण उसका मूल्यांकन करके ही आपने ऐसा काम किया है। दूसरी बात है, अपने विषय में रुचि और दक्षता होनी चाहिए। कहा जाता है हमारे विद्या भारती संगठन में है कि आप प्रतिदिन पढ़िए। कभी अपने आप को यह मत मानिए आपकी हम बहुत कुछ जानते हैं, अब हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षण कला रोज विकसित हो रही है, रोज बदल रही है। आपको उसके अनुसार बदलना है। अपने अध्यवसाय को आप ना छोड़ें, अपने अध्ययन को आप कभी ना छोड़ें। रोज नए नए परिवर्तन हो रहे हैं शिक्षा जगत में, उसके साथ आपको जुड़ना है, उसको आपको ग्रहण करना है। कल तक हम लोग केवल फोन करना और फोन सुनना, इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आज हमारे विद्यालय के लिए यह बहुत कहने में मुझे गर्व महसूस होता है कि चाहे वह नर्सरी क्लास में पढ़ाने वाली दीदी जी हों या 12 क्लास में पढ़ाने वाले आचार्य जी हों, आप निश्चित रूप से तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जिससे कि आपने इस कोरोना काल में अपनी सोच, अपनी समझ और अपने व्यक्तित्व के आधार पर शिक्षण कार्य को रुकने नहीं दिया। उसके बाद है अपने विषय में रुचि और दक्षता, सीखने के प्रति लगाव। हम नित्य प्रति कुछ न कुछ नया ज्ञान प्राप्त करें और भैया बहनों के बीच उसको साझा करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी वही है। विद्यार्थियों के लिए हृदय में स्थान, ऐसा नहीं कि हम भैया बहनों से कभी रूखे स्वर में बात कर लेते हैं। रूखे स्वर में बात तो कर लेते हैं, लेकिन उसको गांठ ना बांधें, उसको माफ करें। आप विशाल हृदय वाले हैं, शिक्षक हैं आप शिक्षण का कार्य करते हैं। निश्चित रूप से आपका हृदय विशाल है, आपके अंदर में सहनशीलता है,
उनके दुर्गुणों को आप ही दूर करेंगे। उसके बाद है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल का अर्थ है शिक्षण कार्य में कुशलता। शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक प्रभावशाली तथा सक्रिय बनाता है तथा कक्षा की अंतः प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास है। इसके लिए शिक्षक को स्वयं तैयार रहना आवश्यक है। अब हमें मालूम ही नहीं है कि हम कक्ष में जा क्यों रहे हैं, हमें वहां जाकर करना क्या है। पहले से आप तैयार रहिए कि आज मुझे यह कार्य करना है, क्या मैं विषय को पूरी तरह से समझ गया हूं, मेरा उत्तरदायित्व क्या है। कहा था प्रेमचंद ने, उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित विचारों का सुधारक होता है। क्या मैं विषय व्याख्या हेतु संबंधित शिक्षण सिद्धांत के तैयार हूं? क्या जिस विषय को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अगर एक भी विद्यार्थी अगर उससे वंचित रह गया तो क्या मेरा विषय पूरा हुआ, क्या मेरा कार्य पूरा हुआ? क्या मुझे पाठ के मूलभूत अवधारणा की समझ है, जिसको कहते हैं कंटेंट, जिसको कहते हैं प्रस्तावना? क्या मुझे संबंधित विषयों के नवीनतम बदलाव की जानकारी है? मैंने क्या कहा कुछ देर पहले कि नित्य प्रति यदि आप अध्ययन करेंगे तभी नई बातों का ज्ञान होगा और उसको आप अपने कक्ष में लागू करके भैया बहनों को उसका लाभ देंगे। क्या मैं अनुभव जनित शिक्षा, जिसको कहा जाता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, क्या मैं अनुभव जनित शिक्षा एवं अभिनव प्रयोगों को शिक्षण में लागू करता हूं? क्या नित नए नए प्रयोग करने का मैं आदी हूं? इस तरह से भैया बहनों ने नहीं समझा। हम दूसरा प्रयोग करेंगे, तीसरा प्रयोग करेंगे, हम शोध पर शोध करते चले जाएंगे। परिणाम क्या होगा? जो निचले स्तर का भैया बहन है वो भी ज्ञानवान होगा, वह भी आपको धन्यवाद देगा, कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं होगा। क्या मैं अधिगम प्रक्रिया के प्रति लगाव को तीव्र करने के लिए संसाधन विकसित किया हूं? आपके पास कोई पीपीटी है, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है जिससे आपने शिक्षण कार्य किया और भैया बहनों ने तुरंत समझ लिया? क्या इस तरह की योग्यता आप में है? अगर नहीं है तो उसको आप विकसित करने का प्रयास करें। क्या मैं बहु विषयक पहुंच का विषय वस्तु तैयार किया हूं? कभी कभी क्या होता है, भैया बहन आकर के पूछते हैं कि आचार्य जी इसका संस्कृत क्या होगा? हम सीधा कह देते हैं संस्कृत का ज्ञान मुझे नहीं है। आचार्य जी पांडवों के पिता कौन थे? नहीं मालूम है, जाकर के राजीव सर से पूछना, जाकर के दुबे सर से पूछना। ऐसा नहीं, हमको आना चाहिए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? कौरव और पांडव क्यों लड़े थे? कृष्ण किसकी सहायता कर रहे थे? ये तो मूलभूत, ये तो फंडामेंटल जानकारी, इसकी समझ और इसकी सोच और इसकी जानकारी आवश्यक है। उसके बाद है अधिगम वातावरण तैयार करना। क्या मुझे स्वस्थ एवं निवेशी अधिगम वातावरण की स्पष्ट अवधारणा है? ये विचार करेंगे हम अपने अंदर में। यदि नहीं है तो हम उसको ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। क्या मुझे कक्ष की विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी है? एकाएक पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद पता चला कि यहां जिस कार्य के लिए मैं आया हूं वह कार्य तो मुझे आता ही नहीं है। जिस हेतु मुझे यहां भेजा गया है उसकी स्पष्ट समझ मुझे नहीं है। वहां जाकर के आपको अधूरेपन का ज्ञान ना हो, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जिस कार्य के लिए आप तत्पर हैं उस कार्य के प्रति आप जानकार भी हो और उन विभिन्न व्यवस्थाओं की प्राप्त कर सकता हूं। विद्या व्यवसायी हूं मैं, ऐसा नहीं समझना आपको। मैं ज्ञानवान हूं, मैं शिक्षक हूं, मैं राष्ट्र निर्माता हूं। मैं हर विद्यार्थी के हृदय तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। यदि ऐसा मैं करता हूं, क्या मजाल कि कोई भी विद्यार्थी विषय वस्तु से वंचित रहे।
हम किसी भी काम में जल्दीबाजी ना करें और जल्दी निर्णय पर ना पहुंचे। यही तो शोध है। क्या मैं बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उनके अंदर जागरूकता, उत्साह एवं प्रेरणा का संचालन कर सकता हूं? ऐसी समझ हमारे अंदर में होनी चाहिए। हम शिक्षक हैं, हम आचार्य हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं हम। भले ही कहा नहीं जाता है कि हम अपने आप को बहुत कम आंकते हैं। नहीं आंकिए अपने आप को कम। आप ज्ञानवान हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप धैर्यशाली हैं। आपके जैसा तो कोई नहीं है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही राष्ट्र बनेगा। हाँ कर सकता हूं, सोच अपना, जिससे ये सारे गुण हमारे अंदर में विकसित हों। क्या मैं परस्पर समकक्षा कक्ष का निर्माण कर सकता हूं? वन वे ट्रैफिक नहीं चलाना हमको, टू वे ट्रैफिक चलाना। वो आगे निकल जाता है और उससे हमें यह प्रेरणा मिलती है, हमें संवेदनशील बनना चाहिए। उसके बाद है व्यवसायिक शिक्षा विकास के लिए क्या कौशल अपनाएंगे। आज आप देखते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा का कितना महत्व बढ़ गया है, कितना महत्व बढ़ गया है। यदि सामान्यतः शिक्षा को व्यवसाय के साथ जोड़ना ही व्यावसायिक शिक्षा कहलाती है। चंद्रा सर पढ़ाते हैं, बीएसटी पढ़ाते हैं, अशोक सर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, अकाउंट्स पढ़ाते हैं, हमारे अरविंद सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, हमारे राजेश सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हमारे डॉक्टर तापस कुमार घोष सर बायोलॉजी पढ़ाते हैं। विभिन्न क्रियाकलापों में, विभिन्न व्यवसायों में वो जाते हैं। प्राथमिक ज्ञान तो उसे हम देंगे ना। वर्तमान में इस शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का स्थान दिया गया है, जो छात्रों को जीविकोपार्जन करने योग्य बनाता है। वो पहले ही तय कर ले कि हमें क्या करना है। व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय परक बनाना, जिससे वह समाज में सम्मान पूर्वक रहने योग्य बन सके। एक सफल समाज के निर्माण में एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। छात्रों में जीविकोपार्जन करने की दक्षता का विकास करना, जिससे वह अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों का भली भांति निर्वहन कर सके। ऐसा नहीं कि हनुमान कूद जैसे ही शिक्षा प्राप्त करके निकले उसके बाद उसके सारे रास्ते बिल्कुल अंधकार में दिखाई देते हैं। क्या करें क्या नहीं करें, उहापोह की स्थिति पैदा ना हो। साथ ही राष्ट्र का विकास कैसे होगा, यह सोचना और सामाजिक परिवर्तनों को सही दिशा प्रदान करना भी शिक्षक का दायित्व है और यह व्यावसायिक शिक्षा से ही प्राप्त हो सकता है। नेतृत्व करना, शिक्षक के सम्मुख कक्षा का एक सदस्य होने के साथ साथ आप भी एक सदस्य हैं। छात्रों को एक नेतृत्व प्रदान करने की चुनौती होती है। आज जो किशोर भारती, बाल भारती, कन्या भारती, शिशु भारती, तरुण भारती का गठन हो रहा था, हम वही तो कर रहे थे। उनके अंदर में नेतृत्व की क्षमता का विकास हम कर रहे थे, उनको दायित्व का निर्वहन करना सिखा रहे थे। हम उन्हें बता रहे थे कि दुनिया में कोई काम ना तो बड़ा है ना कोई छोटा है। हमारा दृष्टिकोण छोटा बड़ा भले है, हम छोटे दृष्टिकोण से किसी कार्य को ना देखें। अपने नेतृत्व में वह छात्रों में ज्ञान पिपासु प्रवृत्तियों का सृजन करता है। लगातार उसके अंदर में जिज्ञासा आती रहे और वह अपनी जिज्ञासा को किसी के माध्यम से शांत करता रहे, छात्रों को प्रोत्साहित करता है। वह उनके मन में
संपन्न आकंठ एक पहल करके एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। कहा नहीं जाता है खुद पर शासन तब अनुशासन। हम लंबी लंबी डींगे हाँक देते हैं कभी कभी, हम ऐसा करते हो। अरे भाई पहले हम विद्यार्थियों के सामने में, भैया बहनों के सामने में खुद करके दिखाए ना। आप क्या करते थे अतीत में, उसको कौन देखने गया? उसका कोई लिखित इतिहास तो है नहीं। शिक्षक छात्रों की से संप्रेषण व्यूह का सही चयन करना, कैसे मेरी बात छात्रों तक पहुंचे और वह तुरंत उसको अपने जीवन का अंग बना ले। अभिप्रेरणा और पुनर्बलन का सही सम्मिश्रण करना। ऐसा नहीं कि हम किसी को अनबैलेंस कर दें। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग और भोग में संतुलन कायम रखो, तभी जीवन चलेगा, अन्यथा आपका जीवन नियंत्रण में नहीं रहेगा। अब है नियंत्रणकर्ता के रूप में आप अपने आप को देखिए। किसी भी शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर के रूप में निभानी पड़ती है। अपने निरीक्षण प्रेक्षण व जांच द्वारा वह एक नियंत्रक की भूमिका का निर्वहन करता है। नियंत्रक के तौर पर वह निम्न कार्य करता है, जैसे शिक्षण व्यवस्था का मूल्यांकन करना। कितने भैया बहनों ने मेरी बात आज सुनी और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी जाने। तो खूब पढ़ाया लेकिन बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो देंगे कैसे, ये चिंतन करना आपको। आप राष्ट्र के निर्माता हैं, समाज के निर्माता हैं। कोटिशः आंखें आपकी ओर गड़ी हुई है। अधिगम व्यवस्था का प्रेक्षण करना और शिक्षण व्यवस्था का अवशोधन करना। अगर कहीं कुछ गलत है तो ये जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह निश्चित रूप से जीवन पर्यंत उसका चलता रहता है। तो नींव जो आप डालते हैं अपने घर में वह मजबूत डालते हैं। अच्छे सीमेंट का, अच्छे लोहे के सरिया का प्रयोग करते हैं, अच्छे कारीगर खोजते हैं ताकि मकान सुदृढ़ और टिकाऊ बन सके। अब समन्वयक के रूप में भी आप हैं, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेटर। अध्यापक को एक समन्वयक के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। उसे अन्य शिक्षकों और छात्र प्रबंधन में छात्रों, अभिभावकों एवं विद्यालय के बीच संबंध स्थापित करना पड़ता है। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं नहीं, जाते हैं अभिभावक संपर्क करने के लिए, उनकी भी बातें सुनते हैं, अपनी भी अच्छी बातों का आदान प्रदान करते हैं। इस कार्य को करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे निम्नलिखित कार्य करने होते हैं। शिक्षा संबंधित अनुशासनों में हो रहे नवाचार का परिचय हो। मैंने कहा शुरू में ही कि रोज शिक्षण व्यवस्था बदल रही है, आप उससे जुड़िए, नवीन ज्ञान प्राप्त करिए और उस नवीन ज्ञान को आप अपने कक्ष में शिक्षण के माध्यम से उसका परिचालन करिए। अपनी प्रगति का ज्ञान हो, हमने कितना अध्ययन किया, हमने कितना जाना, हम कहां हैं, क्या हमारे अंदर में किसी तरह की कमी है, वह दूर करने का दायित्व तो हम आचार्यों के पास ही है। हम आचार्यों को ही करना पड़ेगा। उसका छात्रों, अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों से प्रेम पूर्वक संबंध हो। कभी कभी हम लोग उग्र हो जाते हैं। उग्रता कभी कभी आवश्यक है लेकिन हमेशा आवश्यक नहीं है।
और उस उग्रता में भी हमारा प्यार छिपा हुआ रहे। उसके बाद है सामुदायिक परंपराओं का ज्ञान हो। सामाजिक जीवन की चेतना का केंद्र होता है विद्यालय, और हम उसके सारथी हैं। विषम परिस्थितियों में भी हमें विचलित नहीं होना। आपने देखा, वर्षों तक वन में घूम घूम विघ्नों बाधा को चूम चूम पांडव गए कुछ और निखर। दुर्योधन ने तो यह सोच करके उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था कि वो वन में ही मर खप जाएंगे, हस्तिनापुर का संपूर्ण साम्राज्य मेरा होगा। कहा नहीं जाता है कि सोने को तपाया जाता है तो वह कुंदन बन जाता है। उस तरह की प्रवृत्ति हमारे अंदर में भी हो, हमारी पहचान बने। जब हम रास्ते पर चले तो लोग कहें हमारे बच्चे का मार्गदर्शक यही था, यही गुरुजी थे। आपके प्रति श्रद्धा, आपके प्रति प्रेम, आस्था और विश्वास का वातावरण पैदा हो। विषम परिस्थितियों में हमें विचलित नहीं होना। स्थानीय समुदाय से संबंध हो। आसपास जो भी हमारी बस्तियां हैं, आसपास का जो भी हमारा ये छोटा मोटा शहर है, तो उसके संबंध में भी वहां की क्या परंपरा है, उसका समुचित ज्ञान रखना आवश्यक है। छात्र की पहचान हो। उपयुक्त सभी बिंदुओं एक अच्छे शिक्षक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। उसके बाद है मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता। एक आपसे क्यों पूछता है, आप सुने होंगे गुरुजी है कि ये सही मार्गदर्शक है, हमारे बच्चे के हित चिंतक हैं, ये जानकार हैं, ये सही निर्णय देंगे, सही हमारा मार्गदर्शन करेंगे, तभी तो आपसे पूछते हैं। वो कितनी श्रद्धा है आपके प्रति जो है अभिभावकों में, समाज में। एक आदर्श शिक्षक का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व छात्रों को उनकी समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायता करना। इस तरह से वह एक मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करता है। इस भूमिका में वह निम्न प्रकार के कार्य करता है। क्या है वो? तो छात्रों के साथ सौहार्द स्थापित करना, मित्रवत व्यवहार करना। खुल जाएगा बच्चा, घर की सारी बातों को आपसे वह साझा करेगा, जिसको कि वो अपनी संपूर्ण बात आपको कहने लगेगा। उनकी समस्याओं को धैर्य पूर्वक सुनना। क्या कहते हैं हम? जाओ, हो गया, तुम्हारी बात बहुत दिन से हम सुन रहे थे, अब नहीं सुनेंगे हम, अब मेरी बात सुननी पड़ेगी तुम। ऐसा नहीं है। उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनिए, तो कम से कम उनकी समस्या संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना, उसको लिख लेना, उसको लिपिबद्ध कर लेना, और एक एक करने का प्रयास तो हम कर सकते हैं। छात्रों को उसके अंदर मौजूद क्षमताओं, योग्यताओं की जानकारी देना। आप क्या कहते हैं? अरे आपके अंदर में अतुलित बलधाम है, आप अतुलित बलधाम है। हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का आभास तब हुआ जब जामवंत ने कहा कि आप तो अतुलित बलधाम हो, तब उनको अपनी शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने समुद्र लांघा, सीता जी का पता लगाया, और उसके बाद आपने तो संपूर्ण रामचरितमानस सुना भी है, पढ़ा भी है, जानते भी हैं आप। वैकल्पिक समाधानों की विस्तृत जानकारी प्राप्त, ये नहीं तो कौन सा, वो नहीं तो कौन सा, आपके पास विकल्प खुला हुआ रहना चाहिए। हम एक बिंदु पर केंद्रित ना रहें। हम शिक्षक हैं, हमारी तेजस्विता अधिक है, हम एक पथ प्रदर्शक हैं, तो एक ही रास्ता बता देंगे कि यही रास्ता जो नया रास्ता बना है यही महुदा मोड़ ले जाएगा। नहीं, उसके लिए और भी रास्ता हम बताएंगे, ये भी जाएगा, वो भी जाएगा। सरल रास्ता कौन सा होगा वो भी हम बताएंगे। उसके बाद है योजना का निर्माण करना। योजना निर्माणकर्ता के रूप में शिक्षक को जाना जाता है। किसी भी अच्छे शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा में जाने से पूर्व
विषय वस्तु और अनुदेशन सामग्री की क्रमवार रूप से व्यवस्थित करें। इसके लिए वह निम्न कार्य कर सकते हैं, जैसे संपूर्ण व्यवस्था विश्लेषण, किस समय में हम क्या करेंगे, किस समय में हमको क्या करना है, योजनाबद्ध तरीके से जाए। ऐसा नहीं कि जाकर के आपके जाते जाते कक्षा कक्ष में अफरा तफरी फैल जाए। अगर अफरा तफरी फैल जाए तो आपकी असफलता मानी जाएगी। कार्य का विश्लेषण करेंगे कि कौन सा कार्य हमको करना है, पहले क्रमवार ढंग से सुनियोजित एक योजना के अनुसार हमको कार्य करना है। प्रविष्ट व्यवहार का अभिज्ञान होना चाहिए आपके अंदर में। उद्देश्य को सूत्रबद्ध, कोई भी काम हम करते हैं किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। हम भोजन करते हैं, भूख लगती है तब, पानी पीते हैं प्यास लगती है तब, बाजार जाते हैं जब हमें आवश्यकता पड़ती है कि अमुक वस्तुओं का क्रय करना है। हम विद्यालय अपने बच्चों को भेजते हैं, क्यों? जानते हैं कि इसकी परीक्षा नजदीक है, नहीं भेजेंगे तो ये परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगा। छात्रों की जरूरतों की पहचान करना। शिक्षा की प्रणाली बदल चुकी है। हम परंपरागत तरीके से बच्चों का अध्यापन ना करें, नवीन शिक्षा पद्धति से जुड़े, नए नए उपकरण का प्रयोग करें। उसके बाद है परीक्षण सामग्री का निर्माण कर। हम किस मेथड को अपनाएंगे, किस तरीके से हम परीक्षण करेंगे जिससे कि हम और हमारी कक्षा के भैया बहन पूर्णतया सफलता प्राप्त करें। एक मनोवैज्ञानिक के रूप में आप बाल मनोविज्ञान के सहज चितेरे हैं। आपको मालूम है कि किसी भी विषय के शिक्षक के सम्मुख कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती यह होती है कि वह एक कक्षा में सभी छात्र एक समान नहीं होते, उनकी मानसिक योग्यता रुचि अलग अलग होती है। ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होता है। ऐसा विभिन्नताओं को पहचानने के लिए शिक्षक को मनोवैज्ञानिक होना बहुत जरूरी है। छात्र निम्न रूप से अलग अलग होते हैं। जैसे ज्ञान के आधार पर आप क्या कहते हैं, देखो तू सुना दिया, तुम क्यों नहीं सुना पाता, तुम्हारे अंदर में क्या कमी है? नहीं, जानिए उसके स्तर तक जाना है, उसके स्तर तक जाइए, जाकर के देखिए तो क्या कमी है उसके अंदर में। बार बार आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी वह कार्य पूरा नहीं कर पा रहा है। उसके बाद है योग्यता के आधार पर, बुद्धि के आधार पर एवं क्षमता के आधार पर, रुचि के आधार पर, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। उसकी रुचि क्या है? खेल में है, उसको खेलने दीजिए ना, खेलने दीजिए उसको। देखिए तो कितना खेलता है वो, अपने थक जाएगा, दूसरे काम में फिर उसको आप डाल दीजिए, देखिए कितना प्रेम पूर्वक वो काम करे। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं बैठो, 2 घंटा तुम्हारा रूटीन है, हिलना मत यहां से। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप असफल होते हैं, आपके भैया बहन असफल होते हैं। उसके बाद है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर, उसका पारिवारिक वातावरण क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है। अगर ऐसा हम जानेंगे, ऐसा हम करेंगे, ये कोई निसंदेह वह हम उस काम में हम सफल हो जाएंगे। सभी छात्रों को उनकी जरूरत के अनुसार ज्ञान देने के लिए एक शिक्षक को मनोवैज्ञानिक के तौर पर कार्य करना पड़ता है। वह बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण एवं व्यक्तिगत अध्ययन आदि का उपयोग करके शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। उसके बाद है अधिगम के कुछ सिद्धांत है। अधिगम प्रतिकारक एवं प्रभाव तत्व। पहला हो जाता है विद्यार्थी, दूसरे हो जाते हैं अध्यापक, तीसरे है पाठ्यक्रम, चौथा है अधिगम की परिस्थितियां, उसके बाद है अधिगम की प्रक्रिया, और उसके बाद है अधिगम प्रतिकारक में उचित वातावरण, शारीरिक तथा मानसिक स्थिति, अधिगम विधि, अभिप्रेरणा, अध्यापक की भूमिका, इच्छा शक्ति, परिपक्वता,
और अभ्यास विभाजन, जिसकी चर्चा मैंने उपरोक्त बिंदुओं में की थी। तो मेरा अनुरोध है जितने भी प्रशिक्षु हैं उनसे कि आप निश्चित रूप से मुझसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और यथासंभव मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। शानदार प्रस्तुति सर। आप लोगों से आचार्य दीदी जी और आचार्य गुरु जी सबसे निवेदन है कि निश्चित रूप से ये जो मेरा छोटा सा प्रयास था ये कैसा लगा, तो आकलन तो आपको करना है। मैं तो भाई यहाँ से प्रस्तुतकर्ता के रूप में हूं, आकलन आप करेंगे। यदि आप सोचते हैं कि कुछ प्रश्न पूछा जाए तो एकदम बेहिचक मेरे से कोई भी प्रश्न आप कर सकते हैं इस विषय वस्तु से संबंधित। शोभनम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत अच्छा श्रीमान, आपके बहुत बहुत बधाई भाई साहब। यदि किसी तरह का भी प्रश्न आपके सामने में हो, अगर ऐसा आप समझते हैं इस विषय वस्तु से संबंधित, तो आप जितने भी गुरु जी हैं, दीदी जी हैं, मेरे से प्रश्न कर सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स ध्यान देंगे, असेसमेंट लिंक चैट बॉक्स पे पोस्ट कर दी गई है। जल्द से जल्द अपना असेसमेंट फॉर्म भरें। मैं अपने साथ श्रीमान संजय कुमार उपाध्याय जी, श्रीमान दीपक कुमार जी, इनको कोटिशः धन्यवाद देता हूं कि इनके प्रेरणा से मैं आज आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पाने में सफल हो सका। पुनः एक बार धन्यवाद।